इस कहानी की शुरुआत में हमें एडम फैमिली के मिशन को दिखाया जाता है। मोटेसिया गोमेज के साथ डांस कर रही होती है, तभी अचानक एक चोर उनके घर में घुस आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वेंजरे ही होती है, जो गुरी एडमम की किताब चुराने आई थी। मोटेसिया को इसकी भनक लग गई और वह उस कमरे में आ जाती है। वेंशरे कहती है कि मैं भूल गई थी कि आपके कान बिल्ली से भी पतले हैं। हाल ही में मुझे दिखाई दिया कि इनेट मेरी वजह से मरने वाली है। मैंने उसकी कब्र देखी जिसके चारों तरफ कुएं थे और एक आंख वाला कुआं उनका सरदार था जिसने ही गेलपिन और उसके साथी की जान ली। जरूर कोई गहरी साजिश रच रहा है, इसीलिए एक साइकी होने के नाते आपको मुझे वह किताब देनी होगी। रिप्लाई में मोटेसिया कहती है कि यार दृश्य असली नहीं होता, दिखाई दिए दृश्य बदल सकते हैं और उनके कई मायने होते हैं। वेंसरे कहती है कि मेरी शक्तियों पर मेरा काबू है, मैं वही चीजें देख पाती हूँ जो जरूरी है। पर मोटेसिया उसे किताब देने से मना कर देती है और बताती है कि उस किताब में कोई जानकारी नहीं बल्कि शॉर्टकट्स है जो तुम्हें खतरनाक रास्तों पर ले जाकर सिर्फ दुख देंगे, जैसे मेरी बहन ओफेलिया के साथ हुआ था। उसने अपनी शक्तियों को खुद पर हावी होने दिया और मैं वह तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती जो मेरी माँ ने उसके साथ किया मैं था। किताब लेकर आऊंगी और वहाँ से निकल जाती है। वेंसरे को समझ आ गया था कि उसे बिना साइकिक पावर के ही इस केस को सुलझाना होगा। एंग्रे से उसे गल्पिन का फोन तो मिल गया था पर वह उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। छिंग स्नैपिंग फिंगर्स और मोर्स गौर के जरिए वेंसरे से पूछता है कि क्या इनेट जानती है कि वह मरने वाली है। वेंसरे कहती है कि अगर उसे पता चला तो वह काफी बौखला जाएगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तभी एन ग्रेस भी सामने आ जाती है, जो अपनी इनविजिबल पावर की मदद से वहाँ छिपी हुई थी। एन ग्रेस खुश हो रही थी कि नेड मरने वाली है। वेंसरे उस पर गुस्सा हुई बताती है कि नेड क्योंकि मैं पहले ही कातिल को ढूंढ लूंगी। और अब वसडे गैल्पिन के फ्यूनरल में आ जाती है, जहां शेरीफ सेंटियाओ और वलो हिल की डॉक्टर फेयरबन आई थी। वसडे उन्हें देख हैरान थी। सेंटियाओ बताती है कि गल्पिन पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए किसी को तो यहाँ आना ही था। और फेयरबर्न बताती है कि टाइलर चाहता था कि मैं यहाँ आकर कंफर्म करूं कि उसके पिता मर चुके हैं। वेंश कहती है कि वह कातिल जरूर एक एवियन है, यानी वह लोग जो पक्षियों को काबू कर सकते हैं। उसे लग रहा था कि जरूर कातिल विलो होल का ही कोई मरीज है, पर फेयरबर्न कहती है कि विलो होल का कोई भी मरीज एवियन नहीं है। वसडे वहाँ से चली जाती है, पर वह एक आंख वाला कवा वेस्टेरे पर नजर रख रहा था। वहीं हम पकली और यूजिन को देखते हैं, जो सलर्प को खाना खिला रहे थे क्योंकि वह भी हाउस में वापस लौट आया था। पकली बताता है कि अब इसका दिमाग रीजनरेट हो रहा है और यह सब इंसानों का दिमाग खाने की वजह से था। वहीं हमें बियंका को दिखाया जाता है, जो एप्पल होलो होटल में अपनी माँ से मिलने पहुँचती है। वह सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके रिसेप्शनिस्ट की यादें मिटा देती है ताकि किसी को पता न चले कि वह यहाँ आई थी। उसकी माँ ग्रेवियल काफी दुखी होती है क्योंकि वह अपनी आजीविका के लिए जो सेल्फ हेल्प अब मोरिंग सॉन्ग को चलाया करती थी, वह असल में एक स्कैम था जिससे एबीआई उसे ढूंढ रही थी। बियंका कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, सारा किया धरा आपके पति गिरियन का है। मैंने अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके एबीआई को उसे ढूंढने के काम पर लगा दिया। गिरियन ने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया, पर जब वह पकड़ा जाएगा तो आप आजाद होगी। वही नेवरमोर में वसडे एग्नेस के पास जाती है और पूछती है कि जब तुमने स्टोकर बनकर मुझे मैसेज किया था, तब तुमने गेलफिन का फोन अनलॉक कैसे किया? एगस ने अपनी दोस्त जोसफी का सहारा लिया था, जो किसी भी इंसान का फोटो देखकर उसके रूप में बदल सकती थी। वेंसरे गेल के फोन का लॉक खोल देती है, साथ ही एग्नेस उसे एक बॉक्स देकर बताती है कि इसमें गेल के घर पर मौजूद सारे सबूत है जो मैंने पुलिस के आने से पहले इकट्ठा किए थे। वेंसरे अब उन सबूतों को देखने लगती है और उसे पाइन क्रेस्ट में मौजूद गैल्पिन के सीक्रेट केबिन का पता चलता है, पर वह यहाँ से काफी दूर था। छिंग बताता है कि हम कैंप जेरियो की मदद से वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि नेवरमोर के सभी स्टूडेंट को कैंपिंग के लिए वहाँ लेकर जाया जा रहा था और इनेट भी उसमें ही जाने के लिए कपड़े पैक कर रही। सभी स्टूडेंट कैंपिंग के लिए तैयार हो गए थे। वेंसरे भी वहाँ आ जाती है। इनेट उसे देख काफी खुश होती। अपनी खुशी को लगाम दो। अब वह सभी कैंप जेरियो के लिए निकल जाते हैं और एक फोरदार एंट्री मारते हैं। पकली कॉफिन में सलर्प को भी अपने साथ लाया था। वेस्टरे को सलर्प के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वह ताबूत के बारे में पूछने लगी, पर तभी वहां उसके डेट भी आ जाते हैं। हेलो मेरे हानिकारक हथियारों। मोटेसिया भी वहां आई थी, पर वसडे उनसे बात नहीं करती क्योंकि वह उनसे काफी नाराज थी। अब सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। गोमेज मोटेसिया से कहता है कि तुम्हें वसडे को वह किताब लौटा देनी चाहिए, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता।
मोटेसिया कहती है कि मैं अपनी बेटी की जेली नफरत सह सकती हूँ, पर उसे गवाह बिल्कुल नहीं सकती। यूजीन जब अपने कैंप में जाता है तो वह यह देखकर हैरान होता है कि पकली ने वहाँ रॉकेट लगाए हुए है। वह समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। अंदर सलर्ब भी उस कॉफिन से बाहर निकल आया था। यूजिन पक्सली से पूछता है कि सलर्ब यहाँ क्या कर रहा है। पक्सली कहता है कि मैं इसे नेबर मोर में अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था, और अगर इसने भागने की कोशिश की तो मुझे रॉकेट की वजह से पता चल जाएगा। वहीं अब प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस कैंपिंग की प्रथा सालों से चली आ रही है। 2 दिन के लिए हम यहाँ कैंपिंग करेंगे जिससे आप सभी में भाईचारा बढ़ेगा। पर तभी नॉर्मिस यानी इंसान वहाँ जाते हैं जो कैंपिंग करने आए थे। उनका मास्टर रॉन क्रूगर होता है जो बताता है कि मैं फिनिक्स कैडेट का मास्टर हूँ और मैंने इस कैंप को 6 महीने पहले बुक किया था, और वह साइन किए हुए कॉन्टेक्ट पेपर भी दिखाता है और उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। तो प्रिंसिपल डॉट उन्हें भी बुकिंग पेपर दिखाकर बताते हैं कि हमने भी इस कैंप के मालिक से इस जगह की बुकिंग की थी। क्रूगर कहता है कि वह तो अब रिटायर हो चुके हैं और अब उनके बेटे सारा कारोबार संभालते हैं, और उन्होंने हमें यहाँ कैंपिंग करने की परमिशन दी है, इसीलिए तुम सभी को यहाँ से निकलना होगा। और वह अपने फिनिक्स से कैडेट से नेवर मोर का सामान फेंकने के लिए कहता है। वेंसरे कहती है कि अगर आपको और आपके निशाचरों को यहाँ कैंपिंग करनी है तो हमें हरा कर दिखाओ। गेम का जो विनर होगा वह यही रुकेगा। क्रूगर मान जाता है और अब वेस्ट्रे उन्हें गेम के बारे में बताती है कि दोनों टीम को एक एक जेफर मिलेगा। दोनों टीम में 10 से 10 मेंबर होंगे, 5 डिफेंडर्स और 5 अटैकर्स। खेल के नियम काफी आसान है। दोनों टीम के जेफर पर विपरीत टीम के डिफेंडर्स का कब्जा होगा। अटैकर्स को अपने टीम के जेफर को हासिल करना होगा और फिर एक आखिरी दौड़ होगी जिसमें उन्हें अपने जेफर को लुकआउट टावर के टॉप पर रखना होगा। जो टीम पहले अपना जेफर रखेगी वह जीत जाएगी। कि वेंसरे इस कैंप के लिए गेम इसीलिए खेल रही थी ताकि उसे यहाँ रुकने का मौका मिले और वह गेलन केबिन की तलाश कर सके। क्रूगर अपने सारे स्टूडेंट से कहता है कि मैंने इन आउटकास्ट की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जंगल में कुछ हथियार छिपा दिए हैं जिनसे तुम भी बराबरी से इनका मुकाबला कर पाओगे, और बेली नाम के लड़के को अटैकर्स का लीडर बनाता है। वही वेंसरे ने भी अपनी टीम बना ली थी और अब दोनों टीम तेजी से निकल जाती है। क्रूगर के कैडेट डिफेंडर नोवेयर के जेफर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वसडे बियंका के साथ वहां पहुंच गई थी। बियंका कहती है कि मैं इन पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्रूगर काफी चालाक था। उसने अपने सभी चेलों को खास हेडफोन दे दिए थे ताकि वह सायरन सॉन्ग से बचे रहे। वही एजेक्स अपने साथी डिफेंडर के साथ नॉर्मी के जेफर को प्रोटेक्ट कर रहा था। कैडेट अटैकर चालाकी से काम लेते हैं। वह एजेक्स के माथे पर निशाना लगाकर उसकी टोपी उड़ा देते हैं, जिससे एजेक्स अपने ही साथी को पत्थर का बना देता है। इस तरह बेली अपने जेफर को हासिल कर लेता है। वो फ्लेयर छोड़ देते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि कैडेट्स ने जेफर को हासिल कर लिया है। आउटकास्ट इससे जरा भी खुश नहीं थे। वही वेंसरे अपने प्लान के मुताबिक इनेट और ब्रूनो को कैडेट्स पर हमला करने भेजती है, पर वह पहले ही तैयार थे। वो टेयर गैस छोड़कर उन्हें रोक देते हैं, जिससे वेंसरे अब सेकंड प्लान के मुताबिक यूजन से मधुमक्खियों का हमला करवाती है, जिससे वह कैडेट से बच नहीं पाते और अब वेंसरे भी जेफर को हासिल कर लेती है, जिससे बियंका भी जल्दी से फ्लेयर को छोड़ देती है। पर बेली जेफर लेकर काफी आगे पहुंच गया था, जिससे क्रूगर और उसके साथी काफी खुश थे। वेस्ट दूर पहाड़ी से यह सब देख रही थी। वह चालाकी से काम लेती है और एक क्रॉसबो से रोक फेंक कर सीधा वॉच टावर पर पहुंचकर सभी के होश उड़ा देती है। जेफर रचकर जीत के रंग आसमान में बिखेर दिए। मोटेसिया और सभी नेवर मोर के स्टूडेंट अपनी जीत से काफी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वसडे गेलन केबिन की तरफ निकल जाती है। वही क्रूगर अपने कैडेट से काफी गुस्सा था। तुम एक पिदी आउटकास्ट के हाथों हार गए जो एक लड़की थी, पर हम फिनिक्स है जो अपनी हार के बाद अपनी ही राख से वापस उभरता है, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। आज रात फिर से चेहरे को कैंप पर कब्जा जमाएंगे। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। वही वेस्ट जंगल के बीच बने गैल्बिन के केबिन पर पहुंच जाती है, जहां उसे टाइलर के कुछ फोटो मिलते हैं, पर कहते हैं कि हर आईने के पीछे राज छिपे होते हैं। जब वह मिरर पलटती है तो वहाँ काफी सारे मरे हुए आउटकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो वो हिल जेल के ही कैदी थे, जिनमें कुछ 15 साल पहले मरे थे, और गल्बिन ने इन सब का कलेक्शन लॉइस से जोड़ रखा था। वसडे समझ जाती है कि वह मास्टरमाइंड एवियन जरूर लॉइस नाम की कोई लड़की होगी जो आउटकास्ट को अपना निशाना बना रही है और वहीं इनेट को भी मारना चाहती है। वेंसडे उन्हें न्यूज़पेपर को छूकर अपनी इविल आई का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता। वह सोचती है कि सिर्फ गरी की किताब से ही मैं अपनी दुष्ट
नष्ट दृष्टि को वापस पा सकती हूँ, इसीलिए मुझे टेढ़ी उंगली करके ही उस किताब को वापस पाना होगा। वह उन आउटकास्ट कैदियों की तस्वीरों को वहाँ से निकालने लगती है। एक आँख वाला कुआ भी यह सब देख रहा था। मोटेसिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी वज्रे वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें कहती है कि आपने मेरी गुड्डी की किताब चुराई, मैं उसे लौटाने का आपको एक आखिरी मौका देती हूँ। मोटेसिया कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें वह नहीं लौटाऊंगी, जिस पर वेंजरे कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वह उन्हें डलो एसेगास की चुनौती देती है, जो ब्लाइंड फोल्डेड डुल की तरह होता है। यह एडम फैमिली की ट्रेडिशनल फाइट थी, जिससे वह किसी भी किस्से को सुलझाया करते थे। मोटेसिया उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। वही क्रूगर अपने सभी कैडेट के साथ नेवरमोर के ट्रेन पर कब्जा करने के लिए आ गया था। कैडेट उसे कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं,